आपने सुना ही होगा, अंग्रेजों से लड़ाई में जो भी लोग थे उन्हें महान कहा जाता है और उन पर कई सारी बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। तो अगली बार मूवी देखकर ताली मत बजाना। ये बात का ध्यान रखना कि ये सारे पैसे आपसे ही कमा कर लगाए गए हैं और आपके पूर्वजों की कमर तोड़ कर निकाले गए हैं। कुछ लोगों को देखिएगा कि ऐसे करते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे लड़े वैसे लड़े, तो याद रखिएगा ये सब अंग्रेजों की दलाली करते थे। अंग्रेज इतना पैसा लूट कर ले गए लेकिन इनकी इकोनॉमी अभी भी ठीक है। हम जब 1857 की बात करते हैं तो कहते हैं भारत को गुलाम अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इंडिया को तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, जिससे बाद में बदला लेने के लिए एक भारतीय व्यक्ति ने उस कंपनी को खरीद भी लिया था। ये कैसे हुआ होगा? जिस कंपनी में 125 लोग हों और इंडिया में आकर वो पूरे देश को गुलाम बनाते, वो कैसा सिचुएशन होगा? ये बात है 1598 की, जब डचों का समुद्री तटों से व्यापार हुआ करता था। उस समय डच लोग इंडिया से मसाले ले आकर लंदन में अंग्रेजों को बेचा करते थे। उस समय इंडिया मसालों का हब हुआ करता था, जैसे काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर भी कहा जाता है, वो यहाँ से ले जाकर यूरोप कंट्री में बेचते थे। लेकिन साल 1599 में उन्होंने 25% और मार्जिन बढ़ा दी। इससे ब्रिटिश नाराज हुए और कुछ ब्रिटिश आपस में मिलकर एक मीटिंग की। उन्होंने बात रखी कि अब हम खुद व्यापार करेंगे। 125 लोगों का पैसा कलेक्ट हुआ और वो तैयार हुए, लेकिन इसमें एक और दिक्कत थी। उन्हें महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेना था। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ से परमिशन लेने के बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना नींव रखा। उससे पहले से ही इंडिया में पुर्तगाली जहांगीर से परमिशन लेकर अपनी कंपनी लगा चुके थे और वो अपना गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश को पता था कि इंडिया में और सारी कंट्री भी ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमको थोड़ा दिक्कत होगा। भारत के ईस्ट में पहले से ही कंपनियां थे, इसीलिए क्वीन ने इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा और उन 125 लोगों ने डिसीजन लिया कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। अगर 125 लोगों में किसी की कंपनी ट्रेड करती है तो उन सब का सामान जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि एक कंपनी तो है ही और एक कंपनी आ जाएगी तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अब ब्रिटिश की एक ही कंपनी थी, इसीलिए क्वीन ने इसे बहुत ज़्यादा अधिकार दे रखा था। ये जहाँ रहेगी अपने रूल बनाएगी और अपने पॉलिसी चलाएगी और अपना कोर्ट और पैसा भी चला सकती है और पनिशमेंट दे सकती है, अपनी आर्मी रख सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही नियम था कि जिसने भी अपना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाया है उसको शेयर बढ़ा कर देना है, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान हो या रूल टूटे। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये लोग रूल वूल अपना ही मानते थे, क्योंकि क्वीन का सपोर्ट था इनको। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए मजदूर भी यूरोप से बुलवाए गए थे। धीरे धीरे इंडिया के मजदूरों को भी अपनी कंपनी में काम देने लगे। लेकिन अगर आप गौर करो तो उस टाइम इंडिया में मुगलों का राज था, जिसको बादशाह चलाते थे। उस टाइम इंडिया में 12 सूबेदार थे, जिसे आज के डेट में हम स्टेट भी कह सकते हैं। हर सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था। उस टाइम इंडिया पूरे दुनिया का टेक्सटाइल हब हुआ करता था। जैसे आज के डेट में चीन है जो दुनिया का 26% उद्योग खुद बनाता है, उसी तरह इंडिया उस टाइम ट्रेड हब था। अगर पूरे यूरोप को भी मिला लिया जाए तब भी इंडिया के मुकाबले कम था। पूरे दुनिया की नज़र इंडिया की तरफ थी और इंडिया इकोनॉमिक पावर में भी बहुत मजबूत था और मुगलों का भी राज था, इसीलिए इंडिया एक सुपर पावर था। अब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे और अपनी फैक्ट्री सूरत में सबसे पहले डालते हैं, फिर केरल में डालते हैं, उसके बाद पटना में डालते हैं। तीसरी कंपनी उनकी पटना में होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि पटना से समुद्री तट बहुत दूर था कि उनका व्यापार समुद्री तट से ही हुआ करता था। ये अपना काम किसी तरह निकालना जानते थे। हर राज्य में उस राज्य के राजा को किसी तरह ये लोभित करते थे और उन्हें एक लालच देते थे कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, कुछ गिफ्ट दे दिया करते थे ताकि उनको काम करने में दिक्कत ना हो। वो पहले समुद्री तट वाले राज्यों में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्री को पूरे इंडिया में फैला देते हैं। अब 1681 में कंपनी का डायरेक्टर चेंज होता है, जिसका नाम जोफिया चिल्ड था। वो मुगलों का रूल फॉलो नहीं करता था और अपने मन का करने लगता है। तब 1686 में बंगाल के गवर्नर गुस्सा हो जाते हैं और उन पर 2.5% टैक्स और बढ़ा देते हैं। जोसिया चिल्ड टैक्स देने से मना करता है और लड़ने के लिए इंग्लैंड से आर्मी और तोप मंगवा लेता है और नवाब के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मुगल बहुत मजबूत थे उस टाइम। ब्रिटिशों का अब तक का ये पहला हमला होता है। ब्रिटिश इससे पहले कभी नहीं लड़े थे। मुगल ब्रिटिश को हरा देते हैं और उनकी सारी कंपनियों को जो सूरत में थी
और केरल में थी सारी कंपनियों पर कब्जा कर लेते हैं। अब तक की ब्रिटिश की ये सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। अब ब्रिटिश औरंगजेब आलमगीर के दरबार में माफ़ी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि ऐसी गलती अब नहीं होगी, मुझे कुछ मोहलत दिया जाए और परमिशन दे दिया जाए। कुछ साल बाद 1690 में इन्हें माफ़ कर दिया जाता है और जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपया लगाया जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ सालों तक चुपचाप काम करती है। अब साल 1707 में औरंगजेब आलमगीर की डेथ हो जाती है। अब मुगल कमजोर होने लगते हैं और जल्दी जल्दी बादशाह चेंज होने लगता है। औरंगजेब के बाद आजम शाह, फिर शाह आलम वन, फिर जलंधर शाह। इसी तरह 10 सालों तक चला। मुगल दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। फिर 1717 में फारूक सियार आए। इनको ब्रिटिश कंपनियां गिफ्ट देकर, बहुत सारा लालच देकर बंगाल पर अपना जमावड़ा बनाना चाहती है। ये एक फरमान लिखते हैं बंगाल के नवाब को, ब्रिटिश को टैक्स फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। बंगाल के नवाब ब्रिटिश को अनुमति दे देते हैं, लेकिन मुगल अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। सारे सूबेदार मुगल से अब अलग होने लगे थे और अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं, लेकिन टैक्स अभी भी आ रहा था मुगलों के पास। कुछ समय बाद उनकी कमजोरी देखकर वो टैक्स देना भी बंद कर देते हैं। अब ब्रिटिश मजबूत होते जा रहे थे। वो सब देखते हुए 1756 में बंगाल के नवाब ब्रिटिश कंपनियों पर हमला कर देते हैं। उन पर हमला कर कब्जा कर लेते हैं और सारे ब्रिटिश सिपाहियों को कैद कर लेते हैं। इससे ब्रिटिश को बहुत बड़ा झटका लगता है। साल 1757 में ब्रिटिश ने रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति को बंगाल भेजती है कि सिराजी दौला से बात करो और सुलह करवाओ। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक व्यक्ति था। उसने सिराजी दौला के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया और अपने में शामिल कर उसको राजा बनने के लिए विश्वास दिलाया। अब लड़ाई चालू हो जाता है और उस टाइम बारिश भी हो जाती है, जिससे सिराजी दौला की वेपन्स काम नहीं करती हैं और ब्रिटिश वेपन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देखकर सिराजी दौला को अपनी फौज को पीछे हटाना पड़ता है। अब ब्रिटिश लड़ाई जीत जाते हैं और अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा देते हैं। नवाब इसलिए नहीं बनाते कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए बनाते हैं ताकि बंगाल की जनता उनसे बगावत ना करे। उनका नियम था कि दूसरों को राजा बनाकर उनसे टैक्स लेना। अब सारे समुद्री इलाके ब्रिटिश के कब्जे में आ चुके थे, लेकिन मैसूर, वहां से वो व्यापार नहीं कर पा रहा था। वहां के राजा थे हैदर अली। ब्रिटिश ने उनसे कई बार बात की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां व्यापार करने के लिए। अब ब्रिटिश की नज़र उन पर ही थी। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी एक्टिविटी मैसूर के अंदर नहीं चलने देते थे। हैदर अली को कंपनी की हकीकत पता चल चुकी थी, इसलिए हैदर अली फ्रेंच कंपनियों के साथ ट्रेड करता था। साल 1761 में वार होता है, जो कि हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसी के बीच राजा टीपू सुल्तान बनते हैं। यह समय 1783 का होता है। इस समय कंपनी कुछ एरिया पर अपना कब्जा कर लेती है। कुछ समय बाद कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच समझौता हो जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान जानते थे कि ये फिर लड़ेंगे। उन्होंने फ्रांस से कुछ हथियार मंगा रखा था। अब कंपनी की दाल वहां पे नहीं गलती थी, इसीलिए कंपनी ने मराठों को अपने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर देती है।